जय सीताराम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कूलॉम्स लॉ के द्वारा जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है वो कितना होता है। वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। तो आज हम देखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूपण, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये है हमारा चार्ज Q1 और ये Q2। इसे मान लेते हैं हम पॉइंट ए नाम दे दिए और इसको पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम मान लेते हैं R1। पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम मान लेते हैं R2। ये हमारा ओरिजिन है। मान लेते हैं ये दोनों चार्ज प्लस हैं, तो इन दोनों के द्वारा जो फोर्स होगा एक दूसरे पे वो रिपल्सिव होगा। ये हो जाएगा F21, ये हो गया F12। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? इसे हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। उसी प्रकार इसको भी हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब हम F21 की वैल्यू निकालेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो उसके लिए हम जो डिस्टेंस लेंगे वो A टू B लेंगे। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? इस डिस्टेंस को हम वेक्टर एडिशन लॉ के थ्रू निकालेंगे। वेक्टर में हमने पढ़ा था मान लेते हैं ये डिस्टेंस R है, तो इस R की वैल्यू क्या होगी हम देख लेते हैं। वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। ये तीर पे जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए R का मान हमें निकालना है, R को यहीं रखते हैं, R2 माइनस R1। ये वेक्टर्स हैं। R भी हमारा वेक्टर में रहेगा। अब मान लेते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R है, तो इसका भी मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q1 Q2/r²। ये हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है? वेक्टर फॉर्म लेना है। तो वेक्टर में क्या मीन होता है? दिशा। दिशा दिखाने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे मान लीजिए हमें किसी वेक्टर ए की दिशा को लिखना है, तो हम उसके लिए यूनिट वेक्टर डिसाइड करेंगे। ए कैप, इसे कैप पढ़ते हैं, इस साइन को जो ऊपर हल्का त्रिकोणीय टाइप का बना इसे कैप पढ़ते हैं। तो ए कैप का मान होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का। तो यहाँ पे भी हम आर का यूनिट वेक्टर लिखेंगे आर कैप। तो अब हो जाएगा F21। के का मान हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था 1/4πε0 इन फ्री स्पेस, Q1 Q2/r²। अब आर कैप का मान क्या हो जाएगा? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। F21 1/4πε0 Q1 Q2। मॉड आर की वैल्यू क्या है? आर, तो आर और r², ये हो जाएगा r³। और वेक्टर आर की वैल्यू क्या है? R2 माइनस R1। ये हमने छोटा ब्रैकेट लगाया है, ये मॉड नहीं है। वन अपॉन 4πε0 Q1 Q2
R2 माइनस R1। अब इस R क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? R का मान क्या है? मॉड R2 माइनस R1, मॉड में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर का R1। तो R क्यूब का मान क्या हो जाएगा? मॉड में R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब। तो ये जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये वेक्टर फॉर्म है कूलॉम लॉ का। यहीं पे अगर हम F12 की बात करते, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो वो क्या हो जाता? 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए, जब हम फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कहेंगे तो हम जो दूरी लेंगे ए और बी की या चार्जेस की, वो यहाँ से यहाँ की लेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो आर का वैल्यू हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा, वो हमारा R1 माइनस का R2 हो जाएगा। तब हमारा F12 का मान क्या हो जाता? सिमिलरली इसके जैसा ही हो जाएगा, बस वेक्टर आर का मान बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था R2 माइनस R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस का R2 अपान मॉड ऑफ R1 माइनस का R2 का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपान में मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब। अब ये जो क्वांटिटी आई है ये क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं, ये F21 की वैल्यू है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया, ये हमें क्या बता रहा है कि Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पे लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। साइन क्योंकि देख लीजिए यहाँ माइनस F21 आया है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। और यही न्यूटन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे हम कहते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कूलाम का नियम न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को भी पालन करता है। कूलॉम्स लॉ follows the rule of action and reaction। न्यूटन्स नियम। तो ये था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम of all the individual forces exerted by each of the other charges। तो क्या कह रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? जैसे मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसमें कई सारे चार्जेस हैं, Q, Q1, Q2, Q3। अब Q पे कितना फोर्स लगेगा? अगर हम Q1 के लिए देखें तो Q1 इस पे, अगर मान लेते हैं कि ये सब प्लस प्लस है, तो जो इसका रिपल्सिव फोर्स होगा Q1 Q पर लगाएगा इस डायरेक्शन में F1 फोर्स, Q2 जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, वो मान लेते हैं F2 हो गया, और Q3 जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा F3। तो Q पे नेट कितना फोर्स आया? अब देखिए यहाँ पे तो 3 चार्ज, और हम ऐसा कोई सिस्टम मान लेते हैं जिसमें n चार्जेस हो जाए, मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, मतलब कितने भी Qn हो जाएंगे। तो जो उस पर किसी भी एक चार्ज, मान लेते हैं Q2 पे हमें निकालना है, तो Q2 पे जो नेट चार्ज होगा वो Q1 Q3 Q4 Q5 और Qn, मतलब जितने भी सभी चार्जेस उस पर इंडिविजुअल अलग अलग जो फोर्स लगा रहे होंगे, उन सभी का वेक्टर सम होगा। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो Q पे नेट फोर्स कितना होगा? अगर हम नेट फोर्स ऑन Q लिखना चाहें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। तो यानी F1 वेक्टर F2
प्लस वेक्टर F3, मतलब तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा। इस प्रकार अगर n हो जाए तो किसी भी चार्ज पे F1, F2, F3, F4 डॉट डॉट Fn। F1 Q3 के द्वारा जो Q पे फोर्स लगा है वो है F3, Q2 के द्वारा जो लगा है वो है F2। तो Q पे नेट फोर्स कितना है, तो Q जो यहाँ पे है ये है नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, Q2, Q3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 है। हम ऐसे ढेर सारे चार्ज भी ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो अलग अलग सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो यही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।